शहर से कुछ दूर एक शांत मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहने वाली नीलिमा की ज़िंदगी बिल्कुल शांत और स्थिर थी, जैसे किसी झील का पानी। उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे। एक 8 साल का प्यारा बेटा आर्यन था और बेटी प्रिया जो अभी 6 साल की थी। उसका पति रमेश एक बड़ी कंपनी में काम करता था और ज़्यादातर समय ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहता था। रमेश ज़्यादातर काम के लिए बाहर ही रहता था। इसी वजह से नीलिमा की दुनिया घर, बच्चों और सास ससुर तक ही सीमित थी। नीलिमा ने शादी से पहले बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी, पर शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों में उलझकर उसका यह शौक कहीं पीछे छूट गया था। एक दिन रमेश घर आया और नीलिमा से बोला, नीलिमा, मेरी कंपनी मुझे विदेश भेज रही है। वहाँ मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मुझे अगले 2-3 साल तक वहीं रहना पड़ सकता है। नीलिमा का दिल बैठ गया। उसने कहा, इतने दिनों तक आप हमें छोड़कर कैसे रहेंगे? रमेश ने कहा, यह हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ मेरी सैलरी भी बहुत बढ़ जाएगी और हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। नीलिमा ने उदासी से सिर हिला दिया। वह जानती थी कि रमेश की बात सही थी, लेकिन उसका मन इस अलगाव के लिए तैयार नहीं था। अगले कुछ दिनों में रमेश विदेश चला गया। शुरुआत में वह हर दिन फ़ोन करता, वीडियो कॉल पर बात करता। आर्यन और प्रिया अपने पिता की आवाज़ सुनकर खुश हो जाते थे। नीलिमा को भी रमेश के साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगे, लेकिन धीरे धीरे रमेश का फ़ोन आना कम होने लगा। कभी वह कहता कि काम में व्यस्त हैं, कभी कहता कि देर हो गई है। नीलिमा के मन में एक हल्की सी चिंता ने घर कर लिया। एक शाम नीलिमा अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने एक खाली कैनवस और रंग बिखरे पड़े थे। काफ़ी अरसे बाद उसने फिर से पेंटिंग करने के बारे में सोचा। वह कैनवस पर रंग भरना शुरू करती है तो उसे रमेश के साथ बिताया हर पल याद आने लगता है। अचानक उसे रमेश की एक कॉल आती है। हेलो नीलिमा, कैसे हो सब? रमेश ने पूछा। उसकी आवाज़ कुछ थकी हुई और परेशान लग रही थी। रमेश, तुम ठीक तो हो ना? आजकल तुम फ़ोन भी कम करते हो। नीलिमा ने पूछा। हाँ, सब ठीक है, बस काम का बोझ थोड़ा बढ़ गया है, रमेश ने जवाब दिया। लेकिन नीलिमा को उसकी आवाज़ में कुछ और महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। कुछ महीने और गुजर गए। नीलिमा का मन बेचैन रहने लगा। रमेश का फ़ोन बिल्कुल ही बंद हो गया था और उसने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। नीलिमा के पास जो जमा पूंजी थी वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। सास ससुर की दवाइयाँ, बच्चों की स्कूल फीस, घर के खर्च, सब कुछ उसे ही संभालना था। एक दिन नीलिमा के ससुर रामपाल जी ने कहा, नीलिमा, अब रमेश से बात करनी ही पड़ेगी। वह तुम्हें क्यों नहीं बता रहा कि वह कहाँ है? अगर वह वापस नहीं आ रहा तो हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। नीलिमा की माँ रमा देवी, जो बच्चों के लिए कपड़े सिलती थी, उसने कहा, रामपाल जी, अभी ऐसा कुछ मत कीजिए। हो सकता है कि रमेश किसी मुसीबत में हो। नीलिमा की पेंटिंग अब उसका सुकून बन चुकी थी। वह अपने दुखों को रंगों में उतारती थी। एक दिन उसने अपनी पेंटिंग को ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। एक एक करके उसकी पेंटिंग बिकने लगी। लोगों को उसका काम बहुत पसंद आ रहा था। उसने ऑनलाइन पेंटिंग और कला की कक्षाएं शुरू कर दी, जिससे उसे कुछ और पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना शुरू कर दिया और अपनी माँ की भी मदद करने लगी। एक दिन रमेश का फ़ोन आया। वह पूरी तरह से नक्शे में था और परेशान लग रहा था। हेलो नीलिमा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा, रमेश ने कहा। नीलिमा की दुनिया उजड़ गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, रमेश,
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं अब किसी और से शादी कर चुका हूँ, रमेश ने कहा और फ़ोन काट दिया। नीलिमा ने यह बात अपनी माँ, ससुर और बच्चों को बताई। सभी हैरान थे। रामपाल जी और रमत देवी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रमेश ऐसा कर सकता है। उन्होंने नीलिमा को ढांढस बंधाया। नीलिमा, रमेश ने बहुत बड़ी गलती की है। वह हमारे भरोसे को तोड़ चुका है। अब तुम्हें उससे बदला लेना पड़ेगा। अब हम सब तुम्हारे साथ हैं, रामपाल जी ने कहा। नीलिमा ने अपने मन में रमेश से बदला लेने की ठान ली। उसने अपनी कानूनी सहायता के लिए एक वकील से बात की। उसने वकील को अपनी और रमेश की कहानी बताई। वकील ने नीलिमा को सलाह दी कि वह रमेश से तलाक ले ले और उससे हर्जाना मांगे। नीलिमा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रमेश ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन वह मेरे बच्चों का पिता है। मैं अपने बच्चों को एक पिता से दूर नहीं करना चाहती। वकील ने नीलिमा की बात का सम्मान किया और कहा, ठीक है, हम रमेश से हर्जाना मांगेंगे। उसके पास इतनी संपत्ति है कि वह आपको और आपके बच्चों को जिंदगी भर का खर्च दे सकता है। नीलिमा ने वकील की बात मान ली। वकील ने रमेश को एक कानूनी नोटिस भेजा जिसमें नीलिमा को हर महीने एक निश्चित राशि देने की मांग की गई थी। रमेश ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। उसने फ़ोन पर नीलिमा से संपर्क किया। नीलिमा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कोई भी पैसा नहीं दूंगा। तुम अब अपने रास्ते पर जा सकती हो, रमेश ने कहा। नीलिमा ने कहा, रमेश, तुम अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं दोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? रमेश ने कहा, मैं अब किसी और से शादी कर चुका हूँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। नीलिमा को रमेश की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने वकील से रमेश की कंपनी और उसकी संपत्ति की जांच करने को कहा। वकील ने जांच की और पता चला कि रमेश ने अपनी सारी संपत्ति अपनी नई पत्नी के नाम कर दी थी। नीलिमा हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रमेश इतना स्वार्थी हो सकता है। वह अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे रहा था। वह अपने बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। नीलिमा ने अपने बच्चों को रमेश की सच्चाई बताई। बच्चों को भी रमेश की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। माँ, पिताजी ने ऐसा क्यों किया? आर्यन ने पूछा। आर्यन, मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें और प्रिया को बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। नीलिमा ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। नीलिमा ने फैसला किया कि वह रमेश से कोई पैसा नहीं मांगेगी। वह अपने दम पर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देगी। वह अपनी पेंटिंग की क्लास को और बड़ा करने लगी। उसने कई पेंटिंग एग्जीबिशन में हिस्सा लिया और उसकी पेंटिंग खूब बिकने लगी। उसने एक नई दुकान खरीदी और अपनी पेंटिंग की एक बड़ी गैलरी खोली। उसकी कमाई अब इतनी थी कि वह अपने बच्चों और परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकती थी। कुछ दिनों बाद रमेश ने नीलिमा को फिर से फ़ोन किया। नीलिमा, तुम मेरी बात मान जाओ, तुम मुझे भूल जाओ। मैं अब किसी और से प्यार करता हूँ, रमेश ने कहा। नीलिमा ने कहा, रमेश, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं अब खुद एक बहुत बड़ी पेंटर बन चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए हर दिन जीती हूँ। तुम जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं अब तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। रमेश को नीलिमा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि नीलिमा झूठ बोल रही है, लेकिन जब उसने नीलिमा की ज़िंदगी को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। नीलिमा ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक नई पहचान बना ली थी। वह अब एक आत्मनिर्भर और सशक्त महिला थी। कई साल गुजर गए। नीलिमा ने अपनी पेंटिंग की क्लास और गैलरी को एक बड़े संस्थान में बदल दिया था। अब वह नीलिमा आर्ट स्कूल की मालिक थी, जहां सैकड़ों छात्र कला सीखने आते थे। उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशन देश विदेश में होने लगी। नीलिमा, जो कभी सिर्फ एक गृहिणी थी,
अब एक सफल और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। आर्यन और प्रिया बड़े हो गए थे और वे अपनी मां पर बहुत गर्व करते थे। आर्यन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और प्रिया डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। एक दिन नीलिमा के घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। नीलिमा ने दरवाज़ा खोला तो सामने रमेश खड़ा था। वह बिल्कुल बदल चुका था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे पर थकान और मायूसी साफ नज़र आ रही थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह कई दिनों से सोया ना हो। रमेश ने नीलिमा की ओर देखा और कुछ नहीं बोला। नीलिमा भी हैरान थी। इतने सालों बाद रमेश को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या वह उससे गुस्सा करे या उसे माफ़ कर दे। उसने रमेश को अंदर आने को कहा। रमेश अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। नीलिमा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, रमेश ने कहा। उसकी आवाज़ में दर्द था। रमेश, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? तुमने हमें क्यों छोड़ दिया था? नीलिमा ने पूछा। रमेश ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुम्हें छोड़ दिया और विदेश में अपनी नई जिंदगी शुरू की, पर वह जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोची थी। मेरी नई पत्नी ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे पैसे ले लिए और मुझे छोड़ दिया। मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। रमेश रोने लगा। नीलिमा का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि अगर वह आज रमेश को माफ़ नहीं करेगी तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। नीलिमा ने रमेश को ढांढस बंधाया और कहा, रमेश, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मुझे पता है कि तुमने गलती की थी, लेकिन अब तुम हमारे परिवार में वापस आ सकते हो। रमेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, नीलिमा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक बड़ा बोझ था, लेकिन तुमने मुझे वापस अपना लिया। अगले दिन रमेश ने नीलिमा और बच्चों से बात की। आर्यन और प्रिया रमेश को देखकर हैरान थे। वे अपने पिता को इतने सालों बाद देख रहे थे। रमेश ने उन्हें अपनी गलती बताई और माफ़ी मांगी। आर्यन और प्रिया ने भी अपने पिता को माफ़ कर दिया। अब रमेश नीलिमा के साथ उसी घर में रहने लगा जिसे वह छोड़ गया था। वह नीलिमा के आर्ट स्कूल में मदद करने लगा और धीरे धीरे एक नया जीवन शुरू करने लगा। रमेश ने एहसास किया कि उसकी असली खुशी पैसे और लालच में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ रहने में है। उसने नीलिमा और बच्चों से वादा किया कि वह अब उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। नीलिमा ने उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन वह रमेश पर पूरी तरह से भरोसा करने में थोड़ा समय ले रही थी। एक दिन रमेश ने नीलिमा से कहा, नीलिमा, मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नीलिमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने रमेश को गले लगाया और कहा, रमेश, अब हम फिर से एक परिवार हैं। इस तरह नीलिमा की कहानी पूरी हुई। उसने अपनी मेहनत, लगन और माफ़ी से अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। वह अब एक सफल और खुशहाल महिला थी। कई साल गुजर गए। नीलिमा एक बड़ी उम्र की महिला बन गई थी, जिनके चेहरे पर अब झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखों में वही चमक और आत्मविश्वास था। उनका आर्ट स्कूल अब शहर का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान बन चुका था। आर्यन और प्रिया दोनों ने अपने करियर में सफलता हासिल कर ली थी। आर्यन एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बन गया था और प्रिया एक सफल डॉक्टर। दोनों ने शादी कर ली थी और उनके भी बच्चे हो चुके थे। रमेश अब भी नीलिमा के साथ रहता था, लेकिन वह बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। वह कभी भी नीलिमा के सामने आंखें नहीं मिला पाता था। उसे अपनी गलती का एहसास था और वह नीलिमा के प्रति अपने किए की सज़ा भोग रहा था। वह नीलिमा के लिए खाना बनाता था, उसकी देखभाल करता था और घर का काम करता था। नीलिमा ने कभी भी उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह उसे एक इंसान के रूप में माफ़ कर चुकी थी।
एक दिन नीलिमा के आर्ट स्कूल में एक नई छात्रा आई। वह बहुत ही प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं। नीलिमा ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? छात्रा ने कहा, मैं एक अनाथ हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था और मेरे पास अब कोई नहीं है। नीलिमा का दिल पिघल गया। उसे अपनी कहानी याद आ गई। उसने छात्रा को गले लगा लिया और कहा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीलिमा ने छात्रा को अपने घर ले जाने का फैसला किया और उसे अपनी बेटी की तरह मान लिया। छात्रा ने नीलिमा के साथ रहना शुरू कर दिया और नीलिमा के परिवार का हिस्सा बन गई। कुछ साल बाद नीलिमा की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में पूरा शहर उमड़ पड़ा। सभी ने नीलिमा को याद किया और उनकी महानता की तारीफ की। नीलिमा के जाने के बाद रमेश टूट गया। उसे एहसास हुआ कि नीलिमा ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती नीलिमा को छोड़कर की थी। नीलिमा की मृत्यु के बाद रमेश ने अपना जीवन नीलिमा के आर्ट स्कूल को चलाने में लगा दिया। वह नीलिमा के सपने को पूरा करना चाहता था। उसने आर्ट स्कूल को और बड़ा करने का फैसला किया और उसे एक राष्ट्रीय संस्थान में बदल दिया। रमेश ने अपनी सारी संपत्ति नीलिमा के नाम कर दी थी और नीलिमा की मृत्यु के बाद वह सब कुछ रमेश को मिल गया। रमेश ने अपनी सारी संपत्ति नीलिमा के आर्ट स्कूल को दान कर दी और बाकी अनाथ बच्चों की शिक्षा में लगा दिया। वह एक बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक नई चमक थी। वह अब अपने जीवन का सही अर्थ जान चुका था। एक दिन रमेश की भी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया सिवाय नीलिमा के बच्चों के। आर्यन और प्रिया ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस तरह रमेश की कहानी पूरी हुई। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा और अंत में एक अच्छा इंसान बन गया। रमेश और नीलिमा दोनों इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। नीलिमा का आर्ट स्कूल, जो अब एक बड़ा संस्थान बन चुका था, उनकी विरासत था। रमेश की सारी संपत्ति स्कूल को दान कर दी गई थी, जिससे अब यह सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि अनाथ और गरीब बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया था। आर्यन और प्रिया, जो अब अपने अपने परिवार के साथ जीवन में व्यस्त थे, समय समय पर स्कूल आते थे। वे अपने पिता रमेश को माफ़ कर चुके थे, लेकिन उनके दिल में उनके लिए कोई खास जगह नहीं थी। वे स्कूल का प्रबंधन देखते थे, लेकिन भावनात्मक रूप से वे इससे बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं थे। एक दिन प्रिया की बेटी मीरा, जो सिर्फ 10 साल की थी, अपने दादा दादी के स्कूल में आई। मीरा को पेंटिंग का बहुत शौक था और वह नीलिमा की तरह ही प्रतिभाशाली थी। वह घंटों तक आर्ट गैलरी में बैठी रहती और नीलिमा की पेंटिंग को देखती रहती थी। उसे नीलिमा की ज़िंदगी की कहानी पता थी और वह उनसे बहुत प्रभावित थी। मीरा ने अपने माता पिता से कहा, मैं यहाँ रहकर पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। मैं अपनी दादी के सपने को पूरा करना चाहती हूँ। प्रिया और आर्यन ने अपनी बेटी को समझाया कि यह उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मीरा अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार प्रिया ने उसे स्कूल में रहने की इजाज़त दे दी। मीरा ने स्कूल में रहना शुरू कर दिया और अपनी दादी के आर्ट स्कूल में एक नई जान भर दी। वह न केवल पेंटिंग सीखती थी, बल्कि वहाँ के बच्चों के साथ भी बहुत समय बिताती थी। उसने स्कूल के सभी बच्चों के साथ दोस्ती कर ली और उन्हें अपनी दादी की कहानी सुनाई। बच्चों को नीलिमा की कहानी बहुत पसंद आई और वे भी मीरा की तरह नीलिमा से प्रेरणा लेने लगे। एक दिन मीरा ने स्कूल के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा,
मेरी दादी ने हमें एक बहुत बड़ी विरासत दी है। हमें इसे बचाना है और इसे और भी बड़ा करना है। बच्चों ने मीरा की बात पर सहमति दी। उन्होंने मीरा के साथ मिलकर स्कूल को और भी खूबसूरत बनाने का फैसला किया। उन्होंने स्कूल में एक नया म्यूजिक रूम, डांस स्टूडियो और लाइब्रेरी बनाई। मीरा ने रमेश और नीलिमा की जिंदगी से जुड़ी सारी कहानियाँ बच्चों को बताई। रमेश ने जो गलतियाँ की थी वह नीलिमा ने जिस तरह से उन्हें माफ़ किया था, यह सब सुनकर बच्चों को एहसास हुआ कि जीवन में माफ़ी और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। स्कूल के बच्चे अब सिर्फ कला ही नहीं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सीख रहे थे। वे अब सिर्फ पेंटर नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी बन रहे थे। इस तरह रमेश और नीलिमा के अधूरे सपने पूरे हुए। उनकी विरासत अब सिर्फ एक आर्ट स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहाँ हर कोई अपनी गलतियों से सीख सकता था और जहाँ हर किसी को एक नया जीवन शुरू करने का मौका मिलता था। मीरा ने नीलिमा के आर्ट स्कूल में एक नई जान भर दी थी, लेकिन कहानी में अभी और भी एक मोड़ आना बाकी था। मीरा की मेहनत और लगन से स्कूल की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन स्कूल की पुरानी अलमारियों की सफाई करते हुए मीरा को एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी पर नीलिमा का नाम गुदा हुआ था। जब मीरा ने उसे खोला तो अंदर एक बंद लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, यह विरासत मेरे और रमेश के जाने के बाद ही खोली जाए। मीरा ने तुरंत प्रिया और आर्यन को फ़ोन करके इस बारे में बताया। दोनों भाई बहन कुछ ही घंटों में स्कूल पहुंच गए। तीनों ने मिलकर उस लिफाफे को खोला जिसमें नीलिमा के हाथों लिखी एक वसीयत थी। वसीयत में नीलिमा ने लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों आर्यन और प्रिया, जब तुम यह पढ़ रहे होगे मैं और रमेश दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे। मैंने और रमेश ने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की। रमेश ने मुझे धोखा दिया और मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन मेरा दिल में हमेशा उसके लिए एक ख़ास जगह रही है। मैंने अपनी सारी संपत्ति रमेश के नाम कर दी थी ताकि वह मेरे जाने के बाद भी अकेला न रहे, लेकिन रमेश ने भी अपनी सारी संपत्ति मेरे आर्ट स्कूल और अनाथ बच्चों को दान कर दी थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे आर्ट स्कूल का नाम, जो मेरे और रमेश के अधूरे सपनों का प्रतीक है, हमेशा नीलिमा और रमेश आर्ट स्कूल रहे। वसीयत पढ़ते हुए आर्यन, प्रिया और मीरा की आंखें नम हो गईं। वे समझ गए कि नीलिमा और रमेश के बीच का प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ था। नीलिमा ने रमेश को माफ़ ही नहीं किया था बल्कि उसे हमेशा अपने साथ रखने का फैसला किया था। प्रिया और आर्यन ने मिलकर स्कूल का नाम बदल दिया और उसे नीलिमा रमेश आर्ट स्कूल कर दिया। मीरा को जब आर्ट स्कूल की हेड थी, उसने भी अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया था। नीलिमा रमेश आर्ट स्कूल अब सिर्फ एक संस्थान नहीं रहा था बल्कि यह एक आंदोलन बन चुका था। मीरा जो अब स्कूल की प्रमुख थी, उसने कला के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए कई सामाजिक परियोजनाएं शुरू की। बच्चों ने अपनी कला का उपयोग करके शहर की दीवारों पर पेंटिंग की जिसमें पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का महत्व और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे विषयों को दर्शाया गया था। उनकी कला ने शहर में एक नई चेतना जगाई। एक दिन मीरा को एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला। वह और उनकी टीम ने एक ऐसी कलाकृति बनाई जिसमें नीलिमा और रमेश के जीवन की कहानी को दर्शाया गया था। यह कलाकृति एक दीवार पर बनी पेंटिंग थी जिसमें एक तरफ एक अकेली महिला को अपनी ज़िंदगी को पेंट करते हुए दिखाया गया था और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी अपनी गलतियों से सीखकर एक नया जीवन शुरू कर रहा था। बीच में उन दोनों के अधूरे सपने एक साथ मिल रहे थे। कलाकृति को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। मीरा को विश्व भर में प्रशंसा मिली और नीलिमा रमेश आर्ट स्कूल का नाम और भी
ऊंचा हो गया। इस जीत के बाद मीरा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सारी पुरस्कार राशि को स्कूल के लिए दान कर दिया और यह घोषणा की कि अब स्कूल में कोई भी बच्चा पैसों की वजह से कला नहीं छोड़ पाएगा। इस तरह नीलिमा, रमेश, आर्यन, प्रिया और मीरा की कहानी एक साथ मिली और एक नया इतिहास लिखा। उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार, माफ़ी और कड़ी मेहनत से जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी कहानी ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई उम्मीद दी। मीरा की जीत ने स्कूल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। मीरा ने महसूस किया कि उनके दादा दादी नीलिमा और रमेश ने उन्हें सिर्फ कला ही नहीं बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी थी, माफ़ करने की कला। उन्होंने नीलिमा, रमेश आर्ट स्कूल को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाने का फैसला किया जो सिर्फ कला ही नहीं बल्कि शांति और माफ़ी की कला भी सिखाता था। और उन्होंने एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया जिसमें छात्रों को न केवल पेंटिंग बल्कि योग, ध्यान और भावनात्मक प्रबंधन जैसी चीज़ें भी सिखाई जाती थी। मीरा ने अपने दादा दादी के जीवन से प्रेरणा ली। उन्हें समझा कि रमेश ने गलती की थी लेकिन नीलिमा ने उसे माफ़ करके एक बड़ा काम किया था। यह माफ़ी ही थी जिसने उनके अधूरे सपनों को पूरा किया। मीरा ने एक वैश्विक अभियान शुरू किया जिसका नाम था कला से शांति। इस अभियान के तहत उन्होंने दुनिया भर के युवाओं को एकजुट किया और उन्हें कला के माध्यम से शांति और भाईचारे का संदेश देने के लिए प्रेरित किया। उनके इस प्रयास को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सराहा गया और उन्हें शांति दूत की उपाधि दी गई। आर्यन और प्रिया, जो अब अपने बच्चों को बड़े होते देख रहे थे, वह भी इस अभियान में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी माँ नीलिमा और पिता रमेश की कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अधूरे सपने, जो नीलिमा और रमेश के जीवन पर आधारित थी। फिल्म बहुत सफल रही और लोगों को प्रेरित किया कि जीवन में माफ़ी और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह नीलिमा और रमेश की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रही बल्कि यह एक वैश्विक संदेश बन गई। उनकी विरासत अब सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसा आंदोलन बन गया जो दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा था। तो दोस्तों, नीलिमा ने अपने पति को माफ़ कर दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।